जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को कक्षा 10 आरोह स्पर्श भाग 2 पुस्तक का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की यहाँ पर चित्र बना हुआ है और इनका जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुआ। और इनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, जिससे कि इनको प्रकृति प्रेम इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब प्रकृति प्रेम से हैं। और ये छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ थे। और काव्य पाठ के लिए इन्हें 7 साल की उम्र में ही काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। इन्होंने बचपन से एक अपना कविता लिखना शुरू कर दिया था। और 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। जैसा कि इस पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, यहाँ पर पाठ प्रवेश दिया हुआ है और जो कि इस पाठ का सारांश है। इसमें दिया हुआ है भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने का न मचलता होगा। सभी लोग अक्सर गर्मी की छुट्टियों में शिमला, मनाली, नैनीताल सब घूमने जाते हैं। कश्मीर, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में सभी का जाने का मन करता है। जिसे सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे अनुभूति दे जाए, जैसे अभी आप पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो कितनी मनोरम बात है। ऐसी ही रचना है पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। प्रस्तुत कविता में ऐसे रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को आप अपनी आंखों में निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। मनुष्य क्या करता है? कल्पना के सागर में खो जाता है। महाप्राण निराला जी ने कहा है पंत जी के लिए कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर, कोमल से कोमल कर देना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत मतलब पर्वतीय स्थल, पावस मतलब वर्षा ऋतु। पर्वतीय स्थल में वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वही इस पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु मतलब वर्षा की ऋतु थी। कहाँ पर? पर्वतीय स्थल पर। पर्वतीय स्थल पर क्या थी? वर्षा ऋतु थी। कहाँ? पर्वतीय प्रदेश में। पर्वतीय स्थल का यहाँ वर्णन किया गया, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वहाँ पर जो प्रकृति है वहाँ पे पल पल तुरंत जल्दी जल्दी अपना क्या वेश मतलब अपना वो बदल रही है। प्रकृति अपना वेश जो है, अपना आकार जो है क्या कर रही है? बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ मेखला मतलब करधनी के आकार के क्या है? पर्वत। यहाँ पर देखिए ये ऊंचा नीचा ऐसे बना हुआ है ना, एक डिजाइन बनी हुई है। तो इसी तरह के जो पर्वत हैं वो क्या कहाँ पे हैं? वो पर्वतीय क्षेत्र में सारे पर्वत हैं। मेखलाकार मतलब करधनी के आकार की जो आकृति है, ऐसे डिजाइन बना हुआ है, उस आकार के जो पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत वहाँ पे हैं। और अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, सहस्त्र मतलब सैकड़ों हजारों, दृग मतलब नेत्र, सुमन मतलब पुष्प, फाड़। अब यहाँ पर देखिए छोटे पर्वतों पे क्या होता है? छोटे 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 फूल बने होते हैं। सूखे पहाड़ होते हैं, हरे पहाड़ होते हैं। हरे पहाड़ों के बारे में यहाँ बताया गया। जो पर्वत है वहाँ पर पर्वतों पे छोटे छोटे फूल हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, जो कि क्या हैं? पर्वत की आंखें हैं।
कवि ऐसा कल्पना कर रहा है कि ये फूल जो है पहाड़ की क्या है, आंखें हैं। सुमन मतलब पुष्प और दृग मतलब आंखें, तो ये फूल क्या है, पर्वत की आंखें हैं। कवि ऐसा कल्पना कर रहा है। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक मतलब देखना, वो बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, और उसके नीचे जो तालाब है, पानी, पहाड़ के नीचे जो भूमि है वहाँ पर पानी, बहुत सारा पानी है, तालाब है, और पर्वत जो है अपनी जो परछाई है, अपना प्रतिबिंब उसी तालाब में देख रहा है, निरख रहा है। और कवि आगे कह रहे हैं, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब कवि इस तालाब की कल्पना कर रहे हैं। कवि ने ये कल्पना की, ये जो करधनी के आकार के पहाड़ हैं, इनके ऊपर जो फूल हैं वो फूल ऐसे हैं जैसे कि पहाड़ की आंखें, और अपनी आंखों से जो नीचे तालाब है उस तालाब में पर्वत अपना प्रतिबिंब निहार रहा है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। अब फिर आगे कवि कह रहे हैं कि जो ये जो तालाब है, जो पहाड़ के चरणों में पड़ा हुआ है, वो कैसा है, दर्पण की तरह, शीशे की तरह। जैसे आप शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, अपनी छाया देखते हैं, उसी प्रकार से जो पहाड़ है इस तालाब में क्या देख रहा है, ये इसकी कल्पना करें कि इसका दर्पण है, शीशा है, दर्पण जिसमें कि वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। अब पहाड़ जो है अपने चरणों में जो तालाब है उसमें आकार को देख रहा है, जो कि दर्पण की तरह फैला हुआ है। विशाल मतलब बड़ा, बड़ा सा जो तालाब है ये दर्पण की तरह है, जिसमें पहाड़ अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। कैसे देख रहा है, उसकी जो फूल हैं वो फूल क्या है, आंखें हैं, अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के वो अपने रूप को निहार रहा है, अपनी सुंदरता को देख रहा है। फिर कवि आगे कह रहे हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिर मतलब पहाड़। अब यहाँ जो पहाड़ है, इस पहाड़ से जो पानी, पहाड़ के ऊपर से जो पानी निकलता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पानी निकल रहा है, पहाड़ के ऊपर से जो पानी निकलता है वो कवि ऐसे कल्पना कर रहा है कि पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो झरझर झरझर करके ये गिर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पर्वत का गुणगान कर रहा है। पर्वत के गुणगान करने से जो पर्वत के अंदर में क्या उत्तेजना भर जा रही है, कवि ऐसा कल्पना कर रहा है। पहाड़ के गौरव का क्या कर रहा है, ये जो झरना ये गिर रहा है पानी ऊपर से, ये पहाड़ के क्या कर रहा है, गौरव का गुणगान कर रहा है। वो जो झरझर झर करके आवाज आ रही है, और पहाड़ ऐसा सोच रहा है कि उसके गौरव का क्या कर रहा है, गुणगान कर रहा है, गा रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब जो यहाँ पर ये निर्झर मतलब झरने हैं जो ऊपर पहाड़ के ऊपर से गिर रहे हैं, सफेद रंग की पानी की ऐसे लड़ियां, ऐसे मोती गिर रहे हैं। कभी ऐसा कल्पना कर रहा है कि सफेद रंग के क्या हैं, ये मोती हैं, छोटे छोटे जो पानी की बूंदें हैं। कभी ऐसा कल्पना कर रहा है कि ये मोती की क्या है, लड़ियां हैं। मोती की क्या है, ये लड़ियां हैं जो कि झाग से भरे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ऊपर पहाड़ से क्या कर रहे हैं, झर रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे इस तालाब में। फिर कवि आगे कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झाक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर मतलब पहाड़। अब फिर ऊपर कवि कह रहे हैं कि जो पहाड़ है, उर मतलब हृदय, पहाड़ के हृदय से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। यहाँ पर जो पेड़ हैं, पहाड़ के ऊपर क्या फूल हैं, फूल पेड़ बहुत सारे पेड़ है ना पहाड़ के ऊपर, जो हरे पहाड़ हैं। तो कवि ऐसे कर रहा है कि पहाड़ के हृदय पर जो ये पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, उच्चाकांक्षाओं मतलब उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं, वो बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं। उच्चाकांक्षा मतलब जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत तेज रहती है, जो ऊपर तक जाना चाहते हैं। तो फिर कवि कह रहे हैं कि पहाड़ के हृदय पर जो पेड़ हैं, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ के हृदय पे जो पहाड़ के ऊपर जितने भी पेड़ हैं, तरुवर मतलब पेड़, जितने भी पेड़ हैं वो क्या करें, उनके अंदर आकांक्षाएं भरी हुई, महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हैं कि हम और ऊपर उठें। हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और ये पेड़ क्या करें, नीरव मतलब शांत, आसमान कैसा है, एकदम शांत है, और अनिमेष मतलब अपलक, जो कि पलक झपकाए। जैसे हम ही लोग किसी को अगर देखते हैं, अपलक देखते रहते हैं ना, तो कवि ऐसा कल्पना कर रहा है
कि जो ये पहाड़ के ऊपर जो पेड़ हैं, आसमान को ऊपर, यहाँ पे जो तारे हैं आसमान को देख रहे हैं। अनिमेष मतलब अपलक होकर के, अटल, कुछ अटल होकर के बिना हिले डुले देख रहे हैं। कहाँ? आसमान में। आकांक्षाएं इनकी भरी हुई हैं और लेकिन इनके अंदर कुछ चिंताएं भी हैं। ये चिंताओं से उठ करके, उच्चाकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं से उठ करके आसमान को देख रहे हैं। अब फिर आप भी आगे कह रहे हैं कवि, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपाद पारक के दर। तभी अचानक से क्या हुआ? क्योंकि वहां पर पल पल में प्रकृति का जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। तभी अचानक से क्या हुआ? भूधर मतलब अचानक लो भूधर, भूधर मतलब भी पेड़, पहाड़, भूधर मतलब भी क्या होता है? पहाड़। फड़का अपाद पारद के पर, तभी अचानक से बिजली वहां पर कड़की। ऐसे प्रतीत हो रहा जैसे पहाड़ उड़ गया और बिजली कड़की। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट रहा भू पर अंबर। अब कवि आगे कह रहे हैं कि कुछ भी शेष रह गया है। निर्झर मतलब झरने, बस झरने शेष रह गए हैं। वहां इतनी ज्यादा जोर की बारिश हो रही है जैसे लग रहा है पृथ्वी पर आसमान टूट पड़ा है। बहुत जोर की बारिश हो रही है और सिर्फ आवाज ही शेष रह गई है। रव मतलब आवाज, सिर्फ आवाज शेष रह गई है। किसकी? बारिश की। झरने की सिर्फ बहुत झरझर झरझर करके झरने की आवाज है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी पर आसमान टूट पड़ा है। धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पहाड़ के ऊपर जितने भी शाल के वृक्ष हैं वो पृथ्वी में क्या हो गए? धस गए। इतनी जोर की बारिश हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उठ गया धुआं जल गया ताल, और जो तालाब है उसमें से क्या निकल रहे हैं? भाप निकल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सब जल गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है, क्योंकि वहां से भाप निकल रहा है, इतनी जोर की बारिश हो रही है। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और फिर कभी कह रहे हैं इंद्र देवता, जो बारिश के देवता है इंद्र भगवान, जलद यान मतलब अपने बादल रूपी यान में सवार होकर के, बादल रूपी यान में सवार होकर के विचर विचर करके विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और इंद्र अपना जादुई खेल दिखा रहे हैं। हर जगह बारिश वर्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।